अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो नया तजारती मुआहदा हुआ है उसकी अब मजीद तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन कॉमर्स राना एहसान अफजल, उन्होंने रिवील किया कि पाकिस्तान को जो छूट मिली है, यानी कि 29% पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की गई थी पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर, अब उसको कम करके अमेरिका ने 19% तो किया है, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने कंप्लीट मार्केट एक्सेस दिया है अमेरिका को, कम से कम 4100 जो टैरिफ लाइन्स हैं। अब इसका क्या मतलब है, कल हमने हुकूमत का मौक़िफ़ भी जाना और पाकिस्तान अमेरिका के जो ओवरऑल ताल्लुकात से मुताल्लिक़ भी बात की, लेकिन जो तबका इससे मुतासर हो सकता है या फ़ायदा ले सकता है, जो हमारा ख़ास करके जो एक्सपोर्टर हजरात हैं और जो टेक्सटाइल का आपको पता है कि मेजर शेयर है जब हम अमेरिका में बरामदात की बात करते हैं, तो आज इसके हवाले से उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन शहबाज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो कल डिस्कशन उस तरीके से उस पर कर नहीं पाए, जो राना एहसान अफजल साहब ने रिवील किया कि किस तरीके से हमने कंप्लीट मार्केट एक्सेस दिया है और 4100 टैरिफ लाइन्स के ऊपर अमेरिका को। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कामरान, कल हमारा बेसिक आइडिया यही था कि चूंकि एक पॉलिसी डिसीजन था, हुकूमत का पर्सपेक्टिव लिया जाए, फिर फॉरेन पॉलिसी का एंगल, उसकी जो इम्प्लीकेशंस थी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उसके हवाले से देखा जाए। अब वो लोग जिन्होंने ये काम करना, वो कंपनी है जिन्होंने अब डील करना विद द यूएस, उनका पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर्स कैसे एक्शन में ट्रांसलेट होते हैं, ये क्या इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होती हैं, ये आपसे और मेरे से बेहतर बता सकते हैं वो लोग जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं थ्रू जूम मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, ये चेयरमैन है इंटरलूप ग्रुप के, एक बड़े एक्सपोर्टर है यूएस को। इनसे पूछते हैं कि ये जो नई ट्रेड डील है इसका एक्सपोर्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। मुसद्दिक साहब, वेलकम टू द शो। पहला सवाल आपसे, हमने 4100 टैरिफ लाइंस के ऊपर जीरो ड्यूटी ऑफर की यूएस को और उसके बदले में हमारा जो टैरिफ रेट है वो मिनिमम 19% है। इसका क्या मतलब है? आप समझते हैं ये एक फेयर डील है या इससे बेहतर डील हो सकती थी? बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। असल में मेरे ख्याल में अभी भी जो इसकी डिटेल्स हैं दे आर वेरी स्केची। अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। एक तो ये समझने की जरूरत है कि आई थिंक सिर्फ ट्रेड के ऊपर बात नहीं हो रही, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स पे भी बात हो रही है और कुछ और चीजें भी इसमें डिस्कस हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम आर एक्सपोर्ट्स। तो जहां तक आपने कहा कि टैरिफ लाइंस का, मैं आपकी तवज्जो इस चीज पर जरा दिलवाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें जो ये 19% पे हम आए हैं, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि कम से कम हम अपने कंपेटिटर से हमें ज्यादा खराब टैरिफ नहीं मिला। हमारी पहली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही थी कि कोशिश ये की जाए कि हम कम से कम कंपेटिटर्स के मुकाबले में हम कहीं हमारा टैरिफ ज्यादा ना हो जाए। तो वो स्टेप तो अचीव हो गया है, बट इट इज क्वाइट अ हाई टैरिफ। और इससे दो चीजें होंगी। आप देखें ओवरऑल जो यूएसए में टैरिफ लगाए हैं उन्होंने सारे साउथ एशियन और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पे, वो 19 और 20% की रेंज में इंडिया को छोड़ते हुए। और इससे ओवरऑल जो यूएसए में मैंने जो पढ़ा है, उनके एवरेज टैरिफ रेट 15.3% पे चले गए हैं, जिससे कि कम से कम $420 बिलियन का एडिशनल वो कस्टम ड्यूटीज चार्ज करेंगे। अब ये $420 बिलियन किसने पे करना है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर तो इसके पोजीशन में नहीं है, ना ही इंपोर्टर्स और रिटेलर्स हैं, तो दिस विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। इसका मतलब ये है कि अगर ये पास ऑन होता है तो कोई डिमांड कंप्रेशन होगी। तो इस सूरत हाल में मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारी जो हम लूज तो नहीं करेंगे शेयर, मगर हमारी डिमांड जो है 5 से 10% पाकिस्तान की कम हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू योर रियल क्वेश्चन कि 4200 जो लाइंस में हम उनको जीरो ड्यूटी पे जाने ऑफर किया है, उसको जरा आप इस तनाजर में देखें। अगर आपने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर गौर से पढ़ा हो तो उसमें से अगर आप मुझे इजाजत दें तो लेट मी कोट दी पैराग्राफ जो कि एग्जेक्टिव ऑर्डर का है। सर्टेन फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर्स आइडेंटिफाइड इन एनेक्चर 1 to this order have agreed to or are in the verge of concluding meaningful trade and security arrangements with the United States. Goods of those trading partners will remain subject to the additional ad valorem duties provided in Annexure 1 to this order until such time as those agreements are concluded, and I issue subsequent orders memorializing the terms of those agreements.
अब इससे बड़ा जाहिर है कि ये जो इस वक्त अनाउंस हुई हैं कम से कम उन कंट्रीज के साथ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये एक टेम्पररी टैरिफ्स हैं। अब अगर हमने उनको 4200 लाइन में कंसेशन देना है, पहले तो देखना पड़ेगा वो कौन सी लाइन हैं। और ये आप अगर देखें अंडर WTO आप MFN रूल के तहत आप किसी एक कंट्री को नहीं दे सकते जब तक कि आप उनके साथ PTA ना कर लें। इसका मतलब यह कि हमें USA के साथ एक PTA साइन करना पड़ेगा जिसमें कुछ महीने लगेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम अगर कोशिश करें, हमारी हुकूमत की तरफ से बहुत कोशिश हुई है ऑन अ डिप्लोमेटिक फ्रंट भी और कमर्शियल फ्रंट पे भी, तो हम इस 19% को भी नीचे ला सकते हैं। और अगर हम इसको 19% को नीचे ना ला सकें तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ऑन सर्टन HS कोड्स हमारे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं USA को कि उसको वो जीरो कर दें। So there is still room for negotiation and these tariffs can change which can bring benefit to Pakistan. अभी तक तो हम न्यूट्रल साहब, ये बड़ा तफसील से आपने मौक़िफ़ बयान किया है। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस टैरिफ को जो देखने की ज़रूरत है वो जो हमारे इमीडिएट कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में हमारे पर अभी कम ड्यूटी लगी है। इंडिया के साथ मेजर डिफरेंस है 6% का, लेकिन जो हमारे बाकी कंपेटिटर्स हैं, लेट्स से बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका है, उनसे 1% का हमारा फ़र्क है। सो डू यू थिंक कि इट कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस, प्रोवाइडेड कि आपने बिल्कुल कहा कि वहाँ पे अमेरिका में इस इंपोर्ट टैरिफ के बाद चीज़ें महंगी होंगी, डिमांड कंप्रेस होगी, बट इवन जो भी डिमांड रहती है तो ये जो हमें अभी गिवन के जो भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, या कोई इतना ये बड़ा डिफरेंस नहीं है गिवन के अक्सर हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो कंप्लेन भी करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी की कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जी नहीं, आई डोंट थिंक 1% इज इनफ। 1% से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर इसमें शहबाज साहब एक चीज और जो गौर करने वाली है कि जो बिजनेस मूव होना है या USA मूव करने की कोशिश कर रहा है वो चाइना से है। अब चाइना अभी भी 30% से ज्यादा अपैरल और गारमेंट्स सप्लाई कर रहा है USA को, वो कहाँ मूव होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि USA का जो मैन मेड फाइबर में इस पर ड्यूटी रह गई है, एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी, वो 30% है और हम लोगों पे 19-20% है। तो 10% तो चाइना अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही कवर कर सकता है। तो एक्चुअली जो इस वक्त उन्होंने अनाउंस की है टैरिफ, उससे तो चाइना को बेनिफिट होने वाला है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे रिटेलर्स और ब्रांड्स जो हैं वो चाइना से अब निकलना चाह रहे हैं, और निकल के कहाँ जाएंगे? उनको कहीं तो जाना है, उनको जगह बनानी है, और यही हमें हमारा एक नेगोशिएशन पॉइंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आएगा कि चाइना का जो मेजॉरिटी ऑफ द अपैरल एंड वो है वो कॉटन में नहीं है, और हम MFN में वीक बहुत हैं। अनलेस वी इन्वेस्ट इन MFN के हम जांच लेके आए, वो करें, उसके ऊपर जब तक नियम करेंगे हम उस बिजनेस को ला नहीं सकेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इस एग्रीमेंट में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या तय होते हैं। अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन में ये आ जाता है कि आप बाहर का कोई यान यूज नहीं कर सकते, तो हमारा तो 15-20-25% पाकिस्तान का जो गारमेंट बन रहा है, खासकर SMEs जो बना रहे हैं, सियालकोट में बना रहे हैं, वो तो सारा ही वाइप आउट हो जाएगा। तो अभी इस एग्रीमेंट की बहुत सारी शकें तय होनी बाकी हैं, और मुझे यकीन है कि जिस तनदही से कॉमर्स ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, पेट्रोलियम ने काम किया है, दे विल कंसल्ट विद अस एंड वाइल फाइनलाइजिंग, जो टर्म्स को फाइनल करेंगे जब एग्रीमेंट की, जिसमें कई माह लगेंगे, तो इस चीज को गौर रखेंगे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, क्या चीज पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट दे सकती है, और अगर हम उनको 4200 लाइन पे कंसेशन दे रहे हैं तो हम उनसे कितना और कंसेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मुसद्दिक साहब एक चीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा, चूंकि आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करते हैं US को, ये जैसे आपने सही फरमाया कि 19% तो ये मिनिमम एक टैरिफ है ना, ये तो एडिशनैलिटी है। इस वक्त जो आपका MFN का रेट है उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसको आप शामिल करें और फिर उसके ऊपर 19% को करें, तो 7 अगस्त को या कल जब आपकी नई कंसाइनमेंट अमेरिका जाएगी, उसको कितना रेट लगेगा? वो तकरीबन मुख्तलिफ आइटम से मिनिमम 35% लगेगा और 45-50 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो तकरीबन 16% से लेकर 25% तक MFN के आइटम से जो है बेसिक जो HS कोड्स पे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है, वो तो वैसे ही है, उसके ऊपर 19% लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि 35 से 40% अब आपको, बिल्कुल ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन फर्दर कर दीजिए, आप क्या कहने लगे थे? जी, मैं ये कहने लगा था कि देखें, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं वो तो लगा दिए हैं, मगर जब हम PTA करेंगे, क्योंकि देखें PTA के बगैर तो आप अंडर WTO किसी कंट्री को जीरो टैरिफ नहीं कर सकते। या तो हम सारी दुनिया के लिए जीरो करेंगे उन 4200 आइटम पे जो राणा साहब ने फरमाया है कल, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हम PTA साइन करेंगे।
अगर पीटीए साइन करेंगे तो देयर इज अ प्रोविजन, हम यूएसए से बात करें कि जो आइटम्स हम पाकिस्तान में बनाते हैं जो कि यूएसए में कभी भी नहीं बन सकते, जिससे उनकी इंडस्ट्री को इंजरी नहीं हो सकती, उसका जो बेसिक टैरिफ है, फर्ज करें कि वो 15% है, उसको कम करके 7% कर दें या 10% कर दें या 0 कर दें, तो हमारी रिलीफ बढ़ जाएगी। ये 19 में फिर कम ऐड होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आई थिंक वी स्टिल हैव रूम फॉर नेगोशिएशन। और ये जो इसमें एक और जो एक प्रैक्टिकल एक जो इशू आपको आएगा वो ये आएगा कि अगर लेट्स से वो आपके जो 0 कर भी देते हैं, लेकिन उसका एक लंबा प्रोसेस है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट है उनको $6 अरब की, उनकी हमें इंपोर्ट है $2.5 अरब की, $3.5 अरब का सारा जो गैप है, क्या दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी जो है, दुनिया की 45वीं या 44वीं जो भी हमारा इस वक्त नंबर है इकोनॉमी का, उसके साथ पीटीए करेगी? एफटीए तो बहुत दूर की बात है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर अगर हमने 4200 आइटम पे इनको कहा है कि 0 करेंगे तो पीटी के बगैर हो ही नहीं सकता। आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, अंडर एमएफएनआई रूल्स आप किसी कंट्री को बगैर पीटीए के कंसेशन दे ही नहीं सकते, तो आप कैसे 0 करेंगे? तो पीटीए तो होना ही है। जब तक पीटीए नहीं होगा ये तो मसला हल ही नहीं होगा। पीटीए करना ही करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। अभी उन्होंने हेडलाइन की अनाउंसमेंट कर दी है। आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक मेनी मंथ्स, मे बी अ ईयर टू कंक्लूड इट। अच्छा मुसद्दिक साहब, इसमें कल जो राना एहसान अफजल साहब है उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि एक तरफ तो 4100 टैरिफ लाइन्स के ऊपर हमने 0 रेटेड उनको ऑफर किया है अमेरिका को, उसके अलावा जो 2400 टैरिफ लाइन्स हैं जो हमने चाइना को ऑफर कर रखी हैं, तो उसके हवाले से भी हम अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर वो एडवांटेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या देखिए, अमेरिका को भी पूरी दुनिया में ये चैलेंज फेस है, जिस तरीके से चाइना पूरी दुनिया में उनका 120 ममालिक के साथ आप कह सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस है। क्या आपके ख्याल में इन रियलिटी अमेरिका रिप्लेस कर सकता है चाइना को, जिस तरीके से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और लेवल ऑफ जो उनकी प्रोडक्शन है? और फिर कुछ लोग कहते हैं क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से इतना दूर है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो शायद हम अगर उनको ऑफर कर भी देंगे मार्केट एक्सेस कंप्लीट, तो चाइना से वो कंप्लीट नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते। कुछ टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं, या कहें कि कुछ लग्जरी कार्स हो सकती हैं जो यूएस, जहां पे कुछ लोग तो वेरी, आई थिंक कोई चंद $100 मिलियन से ज्यादा का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं। बेसिकली तो हम उनसे क्रूड जो मंगवाना शुरू कर रहे हैं वो होगा, एग्रीकल्चर आइटम्स होंगे, वही हम उनसे मंगवा सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड जानस वगैरह भी वहां बनते हैं, मगर वो सारा अगर सारा कुछ भी अब इंक्लूड कर लें, फर्ज करें यूएसए रूल्स ऑफ ओरिजिन में ये कह देता है कि हम ये 19% उस कमोडिटी को देंगे जिसमें पाकिस्तानी यान यूज होता है या यूएस का यान यूज होता है, तो फिर तो हम चाइनीज यान यूज ही नहीं कर सकते ना, फिर तो हमें यूएसए से ही यान इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उस पर अगर एक्सपोर्ट के लिए तो वैसे ही ड्यूटी 0 है। तो वो आई थिंक ये अभी इस पर टाइम लगेगा देखने में, मगर जनरली स्पीकिंग यू आर राइट। यूएसए तो खुद चाइना से मंगवाता है इसलिए कि सस्ता है, तो हमें कैसे हम वहां से मंगवा सकेंगे? बहुत कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ मशीनरीज में ऐसी चीजें हैं, कुछ अर्थ मूविंग मशीनरी है, जैसे माइनिंग की मशीनरी बहुत सारी ऐसी है जो कि हम यूएसए से मंगवा सकते हैं, जो जहां पे वो कंपेटिटिव भी हैं और बेहतर भी हैं। अच्छा मुसद्दिक साहब, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे, और काइंडली इसका ब्रीफली जवाब दीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। एक्सचेंज रेट की मूवमेंट आपने देखी होगी पिछले दिनों, पहले हमारा जो रुपया था वो डिप्रिशिएट हो रहा था, अब एक हफ्ते से वो एप्रिशिएट हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट है अलॉन्ग विद 19% एडिशनल टैरिफ, ये एक्सपोर्ट के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, सिर्फ बिजली की वजह से नहीं बढ़ी, और से इन्फ्लेशन ने कंपनसेट होना था बाय द एडजस्टमेंट ऑफ रुपी वैल्यू। वो क्योंकि नहीं हो रही किसी भी वजह से, हम उस डिटेल में नहीं जाते, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट हमारी जो कंपेटिटिवनेस है उसको बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। रुपी को मैं नहीं समझता कि डिवैल्यू होना चाहिए या रिवैल्यू होनी चाहिए, उसकी सही वैल्यू पे आना चाहिए। अगर वो सही वैल्यू पे नहीं आता, और देखें उसको ऊपर रखने के लिए अब हमें जो आपका प्राइम रेट है उसको भी ऊपर रखना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइम रेट को नीचे करेंगे तो रुपया और वीक हो जाएगा। तो आई थिंक ये इस तरह की इंटरवेंशन जो है, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हम क्यों करते हैं, और हमें इसको थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए। इसको डिवैल्यू तो नहीं करना चाहिए, मगर इसको हम फ्री छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेंगे उस नए कानून का जिस पर काम हो रहा है और काबीना ने उसे अप्रूव किया है, और उसका जो पाकिस्तान में जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंपोर्ट भी करते हैं उन पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और सार्फिन को इसका क्या फ़ायदा होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जब हादसात होते हैं और अब सोशल मीडिया का दौर है और लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि अगर पाकिस्तान में गाड़ियों में कारें या इसमें मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते तो शायद कीमती जानें बच सकती हैं। और लोग एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से एक मामूली से या एक थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियों का हमारे यहाँ क्या हाल होता है। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल गाड़ियाँ असेंबल भी हो रही हैं, बन भी रही हैं, लेकिन शायद कभी भी किसी ने सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक में जब तक मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन नहीं किए जाते, उसके अंदर जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं, वो ABS ब्रेक्स हों या बाकी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तब्दील हो गई है तो उसको रोड पर आने नहीं दिया जाता। लेकिन अब हुकूमत को ज़रूर ख्याल आया है। इस हफ्ते वफाकी काबीना ने एक बिल की मंजूरी दी है जिसमें दोनों जो लोकली गाड़ियां असेंबल या मैन्युफैक्चर हो रही हैं या जो गाड़ियां इंपोर्ट होंगी उस पर उसके हवाले से जो मिनिमम एक स्टैंडर्ड है उस पर अमल दरामद करना हर सूरत में ज़रूरी होगा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये जो कानून है ये तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन शायद अब हुकूमत को ख्याल आया, देर आए दुरुस्त आए। ये बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। और मैं फ्रैंकली इसका जो क्रेडिट दूंगा जो SAPM है इंडस्ट्री के हारून अख्तर खान, वो मैंने जब उनसे बात की ये कानून का बैकग्राउंड क्या, उन्होंने जब मैंने वजारत ज्वाइन की तो मैंने ओवरऑल जब ब्रीफिंग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ले रहे थे तो मैंने गाड़ियों के हवाले से पूछा कि इसका क्या स्टेटस है, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो कहते मुझे बताया गया कि एक PSQCA जो है हमारा इदारा है जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से उसकी सेफ्टी, नॉट ओनली सेफ्टी बाकी उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें कहते कोई एक आध SRO में इसका जिक्र था, कोई डिटेल्ड इसके अंदर कोई ऐसा कोई कानून नहीं था। तो उसके बाद कहते फिर हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की और अपेरेंटली उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपको तो रेजिस्टेंस बहुत आई होगी, उन्होंने मुझे इसके ऊपर ऐसा कोई रेजिस्टेंस आई नहीं, जो चीज़ हमने प्रपोज की वो थ्रू हुई है। तो बेसिकली इट्स अ गुड लॉ। अभी तो ये ड्राफ्ट की सूरत में है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है CCLC, उसने इसको इसी हफ्ते उसकी रिकमेंडेशन की काबीना को और काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी। इसके जो चंद बड़े बड़े जो फीचर्स हैं, बाकी गाड़ियां पाकिस्तान में कैसी हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, लोकल गाड़ी वर्सेस इंपोर्टेड गाड़ी, इसके ऊपर आपकी और मेरी भी कई दफ़ा बड़ी इस पर बहस हुई है। आप इंपोर्टेड गाड़ी यूज़ करते हैं, बड़े सेठ हैं आप, मैं लोकल गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, तो स्टैंडर्ड्स जो है वो दोनों डिफरेंट है, क्वाइट उसमें जो है ना बहुत ही ग्लेयरिंग किस्म के इसमें डिफरेंसेस हैं। ये जो मुजवजा कानून है इसके 2-3 बुनियादी मकासद हैं। पहला कि मिनिमम सेफ्टी हो, कोई भी गाड़ी, चाहे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लोकल असेंबल की सिर्फ बात नहीं है, गाड़ी चाहे लोकली असेंबल हो रही है या इंपोर्टर जो है उसको बाहर से दरामद करके बेच रहा है। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर जो भी गाड़ी चलेगी उसका कौन सा ओरिजिन है, कौन सा ओरिजिन है, कौन सा मॉडल है, किसकी मेक है, सवाए मिलिट्री की, आर्म फोर्सेस की गाड़ी, उसकी अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें डोमेन में आती ही नहीं है। तो जो भी गाड़ी पाकिस्तान में फरोख्त होगी, यहाँ बनेगी या बाहर से आएगी, उसका मिनिमम सेफ्टी होगी, उसकी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स होंगे, और तीसरा उसके एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स होंगे। ये 3 चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं जो आज तक इग्नोर होती रही हैं। जब कंपनी से आप बात करते हैं, जो लोकल असेंबलर्स हैं यहाँ पे, वो तो क्लेम करते हैं कि हम बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। कुछ गाड़ियों की क्वालिटी 2015-16 के बाद इंप्रूव जरूर हुई, उसके बाद प्राइसेस भी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तो इसके अंदर ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि अगर कानून बन जाता है और फिर भी ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते तो फिर क्या होगा। तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे जो सजाएं हैं वो बड़ी सख्त इन्होंने प्रपोज की हैं, जिसमें जेल टर्म से लेके 6 माह की कैद से लेकर 3 साल की कैद है मुख्तलिफ उसके वायलेशंस के ऊपर, और उसमें इसके अलावा 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी है। इसकी डिटेल में भी जाते हैं, बट कोई भी गाड़ी, इसमें जो एक और चीज, कोई भी कंपनी, कोई भी इंपोर्टर जब तक इस कानून, जब भी इसको पार्लियामेंट पास करती है, इसके तहत रजिस्टर नहीं होगा, वो पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन कानून बनेगा उसी दिन ये सारे स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, कंपनियां जो दहाइयों से काम नहीं कर रही वो एक दिन में तो नहीं करेंगी। तो अभी उन्होंने जो टाइम इसको प्रपोज किया इसकी इंप्लीमेंटेशन का, वो 1 साल का किया, 365 डेज इसके हवाले से उन्होंने प्रपोज किए हैं। बट इंडीड इट्स अ फर्स्ट लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। और एक और मैं आपको, इससे पहले कोई और सवाल आप करें, मैं जाते जाते बात बताऊं कि पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था जो गाड़ियों की स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड था, रेगुलेशन से रिलेटेड था, उसको 1958 में उसको साइन किया था। उसकी पाकिस्तान ने जो रेटिफिकेशन किया है वो अभी
2020 या 2021 में की है, और उसके तहत कोई गालिबन मोर देन 170 या तकरीबन 163 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से पाकिस्तान अभी तक जो है वो 17 जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा था। और दुनिया भर में, और अब आपको पता है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में आपको गाड़ियां इतनी ज़्यादा नज़र आती हैं और उतने ही फिर हादसा भी हो रहे हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट तो बाद में देखने वाली बात है, लेकिन बाहर जो इंपोर्टेड गाड़ियां या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक जापान वगैरह में, वहाँ पे तो जो भी गाड़ी आती है उसकी बाकायदा तौर पर हर तरह से पहले टेस्टिंग की जाती है और फिर उसकी रेटिंग भी की जाती है कि एक्सीडेंट अगर सवेयर होगा, मीडियम होगा, क्या क्या नुकसान होगा। हमारे यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो लोकल यहाँ पर गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हैं, और जो मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी अपने जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड फिर करना पड़ेगा जो मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की आप बात करें। हालांकि जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में आई, और उसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन है, एट टाइम्स वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जो फ्लडेड गाड़ियाँ होती हैं या टोटली डैमेज्ड गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में आ रही हैं, बट इवन देन क्योंकि उनके यहाँ एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स थे। पहले आपको पता है कि गाड़ियों में ABS ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं यहाँ पे, इवन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते थे। अब जो है मेरे ख्याल में छोटी गाड़ियों में भी वो आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्सेप्ट है वो आना शुरू हो गया, बट स्टिल अगर आप उसका कंपैरिजन करें बाकी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हमारे यहाँ स्टिल अभी भी स्टैंडर्ड्स जो हैं उस लेवल के नहीं हैं। तो इट्स अ चैलेंज कि इस पे अमल दरामद कैसे करेंगे। देखिए, अमल दरामद के लिए इन्होंने बड़ी सख्त जो सजाएं हैं वो उसकी तजवीज़ दी है। आई फोरसी कि जब ये लॉ है प्रपोज, जब ये स्टैंडिंग कमेटी में जब इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होगी तो इसके ऊपर काफ़ी काउंटर प्रेशर्स आएंगे कि सख्त सजाएं ना दें, कारोबार जो है लोग भाग जाएंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। तो लेकिन ये एंटिसिपेटेड है अब उसमें, बल्कि जब CCLC के अंदर भी डिस्कशन हो रही तो उसमें भी पेनल्टीज की उन्होंने जी कर दें, ये सजाएं जो है ये निकाल दें। तो वहाँ तो उनका आप यहाँ से ड्राफ्ट निकालें, स्टैंडिंग कमेटी में जब आएगा तब देखी जाएगी। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप कवानीन की बात करते हैं कि अगर इस कानून की कोई भी शिक की वायलेशन होती है, जो मिनिमम इसकी है 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। इससे बढ़कर जो भी आपने स्टैंडर्ड्स की बात की, जो भी गाड़ी बिकेगी उसके कॉन्फॉर्मिटी का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये जो गाड़ी है वो तमाम जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड से उसकी कन्फॉर्मिटी है। अगर वो नहीं होता सर्टिफिकेशन उसकी, तो उसके ऊपर भी इनका 6 माह की इसमें सजा है, 5 लाख रुपए का जुर्माना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे एक मसला है सेफ्टी का, अगर कोई डिफेक्टिव गाड़ी या इवन के डिफेक्टिव पार्ट पुर्जा भी कोई बिक जाता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। टेक्नोलॉजी में भी US के अंदर, UK के अंदर इस तरह की चीज़ होती है, वो गाड़ी कॉल बैक हो जाती है, उसको रिकॉल कर लेते हैं। पाकिस्तान में बड़ा रेयर होता है कि वो गाड़ी को रिकॉल करें। हाँ, छोटा मोटा पुर्जा जो है वो चेंज जरूर करते रहते हैं जो 2-3 बड़ी कंपनी है। डिफेक्टिव पार्ट सेल करने की सूरत में और उसको कॉल बैक ना करने की सूरत में 2 साल की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर इसकी जो रेगुलेशन है ये इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। EDB के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पहले रहे हैं, अब लेट्स होप कि नए कानून के तहत नया EDB एक हो, एक बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सके। बट अगर EDB कोई चीज़ पॉइंट आउट करता है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो इसका रेगुलेटर होगा, तो वो चीज़ कोई पॉइंट आउट करता है, उसके ऊपर अमल दरामद वो कंपनी या इंपोर्टर नहीं करता तो फिर उसकी सज़ा और ज़्यादा, 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ों को ये टाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें एक और जो चीज़, हर कोई गाड़ी जो है वो दरामद नहीं कर सकता। जिसकी मेन बिजनेस लाइन होगी ऑटोमोबाइल, वही गाड़ी दरामद कर सकेगा, यहाँ बनाकर बेच सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे इस्लामाबाद में आप बहुत सारी मार्केट्स में जाते हैं, लोग बैठे हुए हैं और दुकानें खोल कर गाड़ी इंपोर्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड होती है। एक्सीडेंट गाड़ियाँ जो होती हैं वो पाकिस्तान आ रही होती हैं। और तीसरी, जो EDB का लाइसेंस है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट मस्ट है। चूँकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब आगे ज़्यादातर गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है। IMF वैसे तो सब्सिडी को डिस्करेज करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर वो सब्सिडी को इनकरेज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी पाकिस्तान में उस वक्त तक फरोख्त नहीं होंगी जब गाड़ी की बैटरी की टाइप क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी रिसाइकलिंग क्या है, उसका ऑफ बोर्ड चार्जिंग की क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उस किस्म की जब तक ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होंगी तो तब तक वो इवन के इलेक्ट्रिक गाड़ी भी पाकिस्तान में फरोख्त नहीं होगी। अगर लेट्स से अगेन कोई वायलेशन होती है, इसको वायलेशन को चेक कौन करेगा? पहले तो उनका ख्याल ये था कि नई एक सर्विलेंस के लिए एजेंसी बनाई जाएगी, अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब शायद जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है जो ऑलरेडी इन चीज़ों को डील करते हैं, उनको इख्तियार देने की तजवीज़ है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। अगर ये इसी हालत में पास हो जाता है, इसमें 19-20 हो सकता है। कुछ चीज़ों पे मुझे लगा है कि 1-2 जो पनिशमेंट्स हैं, जो इन्होंने इम्प्रिजमेंट्स किए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक आध चीज़ जगह पे कर रही हैं, उसको फिक्स किया जाता है। ये तो ड्राफ्टिंग के इश्यूज होते हैं जो कि अप्रूवल से पहले एड्रेस हो जाते हैं। ये तो एक ऑन गोइंग इशू है, तो लेट्स सी। लेकिन एक और जो चीज़ कामरान, एक जो 5 साल
पुरानी गाड़ी की इजाज़त देनी थी ना अंडर द IMF कंडीशन। अभी 3 साल की पुरानी गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है, 5 साल तक की इजाज़त देनी थी, उसकी 31 जुलाई की डेडलाइन थी। अब हुकूमत ये कह रही है 31 जुलाई को तो नहीं, वो 30 सितंबर तक शायद उसकी परमिशन दे दी जाए। चलें, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे सी अवार्ड से मुतालिक जो प्लानिंग के वजीर हैं उन्होंने कौन सी नई तजवीज़ दी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आखिरी जो NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जो विफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल हैं उनकी तकसीम 2010 में हुई थी और हर 5 साल के बाद ये अवार्ड जो है वो होना चाहिए, लेकिन 2010 में आखिरी जो कंसेंसस अवार्ड हुआ था, उसके बाद 2015 में जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मियाद ख़त्म हुई तो हर साल जो प्रेसिडेंट हैं उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अगले अवार्ड के लिए अभी तक सूबों और वफाक के दरमियान कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। और अब शहबाज, ये हमेशा से मतलब माजी में मैं भी जब कवर करता रहा तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है कि NFC अवार्ड के हवाले से सूबों और वफाक के दरमियान और फिर सूबों के अपने दरमियान किसी बात पर इत्तफाक़ राय होना। इसीलिए 2010 में जब ये हुआ था तो उसको काफ़ी एक लैंडमार्क और हिस्टोरिक डेवलपमेंट कही गई थी। एक तो सबसे पहले कि आखिर इसकी क्या वजह है कि 2015 के बाद अभी तक क्यों नहीं हम कर पाए एक नए अवार्ड के ऊपर अग्री, और जो एहसन इकबाल साहब है उन्होंने एक नई तजवीज़ दी है तो वो कितनी काबिल अमल है। देखिए कामरान, आपने सही कहा, मुझे भी, मैंने एक ही अवार्ड अपनी जर्नलिज्म की लाइफ में कवर किया, ये 2009-10 वाला था। क्यू ब्लॉक के बारे में चले जाते थे, सुबह जाते थे, रात हो जाती थी, वहाँ बाहर सफ़े बिछी हुई होती थी, तो वहाँ बैठ के जो है वो हम उसकी कवरेज कर रहे होते थे और पूरा मीडिया को उसमें फोकस है। खासतौर हमारे जो सिंधी भाई जर्नलिस्ट हैं उनका बड़ा फोकस होता है इसके ऊपर, उनका बड़ा डीप इंटरेस्ट होता है। देखिए, नया अवार्ड इसलिए साइन नहीं हुआ कि जो कुछ हमने 7वें अवार्ड में दे दिया था 2010 में, अब कोई भी उसको वापस करने के लिए तैयार नहीं है। सूबों के जो उसके जो वसाइल थे वो 47.5% ऑफ द टोटल फेडरल जो डिविजनल पूल है उससे बढ़ाकर 57.5% कर दिए गए और इतना पैसा उनके पास चला गया, अब उनको समझ नहीं आ रही को कहाँ खर्च करें। गाड़ियाँ ले रहे हैं, तनख्वाहें डबल कर रहे हैं, नए इदारे बना रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है कि आपने जो सोशल इंडिकेटर्स है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर्टी, बाकी जो आपके इंडिकेटर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सैनिटेशन, इन चीज़ों के ऊपर सूबों का कतन कोई फोकस उस तरीके से नहीं है। ये एक लेटर लिखा है प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, 11 जुलाई का ये लेटर है जिसमें उन्होंने नई तजावीज़ दी और एम्फेसाइज किया कि फौरी जो है वो अवार्ड के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। जो 11वां कमीशन था, जो कमीशन पहले बनता है जो अवार्ड नेगोशिएट करता है, 11वें कमीशन की जो मुद्दत थी वो भी कामरान 21 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है। तो अब नया कमीशन अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई नहीं किया। नया कमीशन में अभी इनके पास रिप्रेजेंटेशन सूबों की आ गई। आपको पता है हर फाइनेंस जो मिनिस्टर होता है सूबे का, उसका मेंबर होता है, उसके साथ एक टेक्निकल मेंबर होता है। पंजाब से गालिबन नासिर खोसा साहब होंगे टेक्निकल मेंबर, सिंध से असद सईद होंगे जो पहले भी उनके टेक्निकल मेंबर थे, बलूचिस्तान से मुशर्रफ रसूल होंगे, बलूचिस्तान से होंगे फरमान साहब, ये नए मेंबर उन्होंने ऐड किया, और खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल होंगे। तो इसकी जो बड़ी बड़ी जो रिकमेंडेशंस हैं नाज़रीन जो एहसन इकबाल ने प्रपोज किए हैं, कोई भी अवार्ड जो है वो तब तक फाइनल नहीं होता जब तक चारों सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कंसेंसस ना करे। ये मेजॉरिटी से नहीं होगा, ये कंसेंसस से होता है। और इस कोई भी जो सूबे का शेयर है वो कम नहीं हो सकता जब तक आइन में तरमीम ना की जाए। ये कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अभी जो उनकी तजावीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गई हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस अवार्ड का ये है कि आबादी को 82% वेट दिया गया। सूबों को जो पैसा दिया जाता है उसका 82% आबादी की बुनियाद के ऊपर होता है। यही वजह कि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स में कि सूबों ने एक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया और फिर आबादी को एग्जैजरेट भी किया सेंसस के दौरान। तो इसकी सबसे बड़ी तजवीज़ ये कि आबादी का जो नंबर है, जो पिछला सेंसस था 241.5 मिलियन, उस नंबर को वहां पर फ्रीज कर दिया जाए और उसका जो वेट है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए। सूबे टैक्स इकट्ठा नहीं करते, वफाक से बेतहाशा पैसा जा रहा है। तो एक तजवीज़ ये है कि सूबों के लिए टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने पर एडिशनल उनको बेनिफिट दिया जाए, एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाएं। NFC से एनवायरमेंटल रिजिलियंस के भी स्टैंडर्ड्स ऐड करने की इसमें तजवीज़ है, जिसमें फॉरेस्ट कवर क्या होगा, क्लाइमेट एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट्स कितनी होंगी, रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स क्या होगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज में हिस्सा रखना चाहिए। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी, उनका इसका भी वेट होना चाहिए, सिर्फ आबादी नहीं होना चाहिए। और 2-3 ऐसे और भी क्राइटेरिया पहले भी हैं। वाटर वल्नरेबिलिटी के, वाटर के इन्वेस्टमेंट के हवाले से सूबों के जो मेयर्स हैं, एलोकेशंस हैं, उसकी बेस पे उनको इजाफी पैसा जाना चाहिए। और नेशनल यूनिटी एंड इंक्लूजन की बात, जो बुनियादी तौर पर बात यह है कि वफाकी हुकूमत
अब सारा जो बोझ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, स्पेशल एरिया जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का अकेला नहीं उठा सकती। सूबों को अपना इसमें किरदार अदा करना है। एहसन इकबाल का मौक़िफ़ ये है कि अवार्ड से पहले, चंद साल पहले तक, बल्कि 5-6 साल पहले तक, जो फेडरल PSDP होता था वो पाकिस्तान की GDP की साइज़ के तकरीबन 3% के बराबर होता था। आज वो कम होकर 0.8% पे आ गया है, क्योंकि पैसे नहीं है। वो फेडरल मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस की वो बजट एलोकेट कर देती है, पूरा रिलीज नहीं करती, और रिलीजेस को स्लो करने के लिए कभी कभी सिस्टम भी बंद करवा देती है। तो इस किस्म की चीज़ें इट्स अ राइट टाइम कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ नया जो कमीशन है उसको अनाउंस करे, उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी अप्रूवल देनी होती है, और साथ ही ये मुज़ाकरात शुरू, और ये जो तजावीज़ हैं ये काफ़ी काबिल अमल तजावीज़, अगर सूबे इस पर अमल दरामद करें तो एक नए और कंसेंसस हो सकता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शन या मॉनिटरिंग कमेटी है जो हर साल दुनिया भर में मुख्तलिफ जो दहशत गर्दियाँ हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से रिपोर्ट जारी करती है, और ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की है, जो 36th रिपोर्ट है और 37 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। और उसमें जो फोकस मैं करना चाहूँगा कि इस रीजन के अंदर जो भी मुख्तलिफ दहशत गर्दों की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की ये मॉनिटरिंग टीम है वो क्या कह रही है। और ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया है जो पहलगाम वाला वाक़या 22 अप्रैल को हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा हमने लड़ाई भी देखी। और इस रिपोर्ट से मुतालिक इंटरेस्टिंगली उन्होंने जिक्र किया है कि इनिशियली इस जो हमला है उसको जिम्मेदारी कबूल की एक अननोन जो ग्रुप था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लेकिन 2 रोज़ के बाद ही फिर इस ग्रुप ने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वापस ले ली बगैर इसकी वजाहत किए, और उसके बाद से किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यहाँ पर किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों का जो मौक़िफ़ है वो हाईलाइट हुआ है। मसलन कहा गया है कि एक जो UN यानी कि जो मेंबर है उसने कहा कि इस तरह का जो हमला है वो बगैर लश्कर तैयबा की मदद के हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुल्क का नाम लिए बगैर, और वो आई एम श्योर कि पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जहाँ तक लश्कर तैयबा की बात है वो एक डिफंक्ट यानी कि एक मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन है और ये बिल्कुल भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। जो सबसे की एलिमेंट इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया और जो पाकिस्तान भी बात कर रहा है, क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया और उन्होंने कहा कि अब उनका डॉक्ट्रिन तब्दील हो गया है, मुस्तकबिल में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो उससे ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। और भारत के अंदर भी बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि इसका मतलब है कि आप एक फ्री लाइसेंस दे रहे हैं उन दहशतगर्द ग्रोहों को जिन पर किसी भी मुल्क का कंट्रोल नहीं होगा, कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जंग छिड़वाना चाहेंगे तो कोई छोटा मोटी कार्रवाई कर देंगे और दोनों मुल्क जो हैं न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो UN की इस रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया गया है कि ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी है और जो पहलगाम वाला वाक़या है और उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में खतरात जो हैं वो बढ़ गए हैं कि मुस्तकबिल में इन दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन बढ़ सकती है। तो क्वाइट ए सिग्निफिकेंट असेसमेंट इन दैट सेंस, और यही एक रीज़न है कि बहुत से जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि बेशक अभी दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी है, लेकिन जिस नहज पर मौजूदा जो भारत की हुकूमत चल रही है, जो डॉक्ट्रिन जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में इस तरह के जो कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। कामरान, इसमें एक चीज़ अभी मैं यही सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि हो नहीं सकता कि लश्कर तैयबा की मदद के बगैर ये हमला हो सके, तो ये अजम्पशन है, ये एक सस्पिशन है। और इस तरह उसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि ये वो लिखा हुआ कि 1 UN मेंबर स्टेट और वी कैन ऑब्वियसली लेट्स अस्यूम ये भारत कह रहा है, लेट्स अस्यूम इंडिया नहीं है, लेट्स अस्यूम इंडिया नहीं है, वैसे तो इंडिया ही है बट लेट्स अस्यूम इंडिया नहीं है। इन दैट केस भी आप सस्पिशन और अजम्पशन के ऊपर ये नहीं कह सकते कि एक न्यूक्लियर पावर ने हमला कर दिया हम उसके ऊपर जाके हमला कर देंगे। सो एविडेंस दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तानी डोजियर दिए थे बलूचिस्तान में इनकी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, तो इसी तरीके से अगर फिर वाकई इंडिया के पास कोई एविडेंस था तो वो जो कि नहीं है वो ना दे सका, एंड दिस वाज द रीजन दिस टाइम इंडिया का जो उसमें मौकिफ था वो आलमी सतह पे उसको जो पिज़राई नहीं मिली। बट दिस इज एन इशू। इसके रिलेटेड गालिबन एक और भी खबर पिछले दिन आई थी कि वो
जो लोग एलिजिड जो टेररिस्ट थे जिन्होंने इस पे अटैक किया उनको वो शायद मारे गए हैं, कुछ इस किस्म की भी खबरें पिछले दिनों। क्योंकि आपको पता है कि पिछले ही हफ्ते बड़ा धुआंधार जो उनकी पार्लियामेंट का इजलास हुआ और वहां पर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव अपोजिशन की तरफ से है कि एक तो आपने जो पहलगाम वाला वाकया उसकी तहकीकात अभी तक जो हमलावर थे उनको क्यों नहीं पकड़ा या उनको क्यों नहीं एलिमिनेट किया, तो वहां पर भी आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में बहुत सी चीजें मुश्तरक भी हैं। तो उस लोकसभा के इजलास से एक दिन पहले जब भारतीय हुकूमत को पता था कि अपोजिशन उनके ऊपर अटैक करेगी, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें उन्होंने बताया कि जी 3 जो हमलावर थे वो मारे गए हैं, उसमें से 2 उन्होंने कहा कि एलिजिडली पाकिस्तानी थे। जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ा क्या कहते हैं कि मज़ाक़ खेज़ किस्म का वहाँ पर दावा भी किया। उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता लगा है कि ये पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा है कि दोनों जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो वोटर्स ID है वो हमारे पास है, और दूसरा इन दोनों जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हमलावर थे इनसे हमें जो मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट्स हैं वो भी मिली हैं। और जो मजे की बात है कि एक और द हिंदू ने ये रिपोर्ट किया है कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ये जो हमलावर थे आज से 3 साल पहले उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था और यहाँ पर आए। तो 3 साल चॉकलेट संभाल के 3 साल वो चॉकलेट्स जो है वो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। दूसरा पाकिस्तानियों ने ये भी पूछा है कि जो वोटर्स ID तो हमारे यहाँ नहीं होती, ये तो आपका है। और तीसरा जो है वो बड़ी मीम्स भी बनी है। उन्होंने कहा कि उनको शायद पता नहीं है कि हमारे यहाँ तो वोट नहीं डाले जाते, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि साड़ी से गल हो गई है। तो मतलब वो इसमें एक और जो चीज है इन्होंने जो आप बात नहीं दिखाई, इन्होंने कैसे उसको लिंक किया कि उनको पता था कि दबाव था और वहां की ओपोजिशन ने इस पे क्वेश्चन किया कि जी आप कैसे हो गया कि 3 महीने से तो आपको कुछ सिरा नहीं मिला और एक लोकसभा के प्रोग्राम में फारिग करवाने के लिए आपके जेब में कोई मेड क्योंकि हमारे पास क्विकली जो इस रिपोर्ट के अंदर जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो TTP से मुतालिक भी जो बात की गई है और उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान बदस्तूर जो कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उस ग्रुप की पुष्पनाई करता है, और इस वक्त भी अफगानिस्तान में कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6000 दहशतगर्द मौजूद हैं। इसके अलावा TTP और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड, इनके लिंकेज की भी बात की गई है। और ना सिर्फ बाकी जो TTP इस्तेमाल तो कर ही रही है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ, जो बलूचिस्तान में इस वक्त वहां पर अनरेस्ट है या जो भी इंसर्जेंसी चल रही है, इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि उसमें भी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है इस्तेमाल हो रही है। तो जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर आपको विंडिकेट होता नजर आता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।